जय हिंद, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, जिसमें से हम क्लास 7 की पॉलिटी पढ़ा रहे हैं आज आपको। इसमें से हमने 3 चैप्टर तक पढ़ा दिया है। आज ये 4 चैप्टर होगा। इसके साथ साथ इसमें पूरी की पूरी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी पूरी की पूरी आपकी क्या हो चुकी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो चुकी है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की आप जाके वहां पास देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर 3 है क्या आपका, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम क्या है, चैप्टर 3 हो चुका है। तो आज हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 यानी लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। क्या कह रहा था? ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। चैप्टर का नाम ही क्या है आपके? ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। किसी की भी एक क्या है, महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी अस्मिता है, क्या है? उसकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। समोआ द्वीप ये है कहाँ पास, ये पूरा हम आपको बताएंगे, ठीक है। पैसिफिक क्वेश्चन का ये पार्ट है, सदर्न, ठीक है। 10 समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। समोआन द्वीप समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्कों के बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीप पर मछली पकड़ना बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे यानी जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देती थी। मतलब जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, चलना लगे, तो उनकी माताएं लोग उनका देखभाल करना बंद कर देती थी। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी कि जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। जो बड़ा भाई होगा वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करेगा। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होते थे। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बगानों बगानों में काम करती थी और डालियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद किया करती थी, ठीक है। फिर देखते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। मध्य प्रदेश में किसके रूप में? पुरुष के रूप में। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल ही अलग ढंग से थे।
बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। जौन कौन? लड़कियां। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को साकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के करतबों की आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधी घर पहुंचने का एक माध्यम थी। मतलब लड़कियों के लिए सिर्फ गली क्या थी? सिर्फ डायरेक्ट स्कूल से घर जाने का माध्यम। लेकिन लड़कों के लिए यहीं पास वो खेलते थे, कूदते थे, साइकिल चलाते थे, हर चीज करते थे। लेकिन जो लड़कियां थी वो डायरेक्ट स्कूल से छूटे और कहाँ जाती थी? बिल्कुल घर जाती थी। इस तरह से आप भेदभाव देख सकते हैं। ऊपर के दो उदाहरणों के को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से ही बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनके विशिष्ट भूमिकाएं कैसी होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों के व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। जैसे कि हर जगह का अपना अपना माहौल होता है। लड़कियों को क्या रहते हैं? उनकी अलग पाबंदी, उनको धीमे बोलना है, भैया बाहर नहीं जाना है। ये माहौल की क्रिएट होता है, तो वही आगे चल के जब वो स्त्री बनती है तो वही माहौल बकायदा करती है कि मतलब जेठ जेठानी आ गया, ससुर आ गया, उनके सामने तेज आवाज में नहीं बोलना है। ऐसी बहुत सारी चीजें। उसी तरह लड़कियों को बाहर खेलना कूदना हर चीज करना, वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर ये मेरी माँ काम नहीं करती, ये नॉर्मल एक कहानी किस्सा है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है। हाँ। अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को सम्मान सामान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कामों में यह समानता कैसे है। घरेलू काम का मूल। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसे भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसे हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों की महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य, इसीलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व देता है। घर पर कार्य करने वाले का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया है। सॉरी, वे बहुत काम करते हैं। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों
का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक होता है। सोचिए 5 बजे से लेकर 12 तक ये लगातार काम कर रही हैं स्त्रियां, फिर भी हम इनको महत्व नहीं देते। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता, नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक एक और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत सी शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाली शारीरिक काम होते हैं, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें यह पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के संगठन द्वारा विशेष अध्ययन के आंकड़े 1998 से 19 क्या आप रिक्त स्थानों की कर सकते हैं? हरियाणा और तमिलनाडु। ठीक है, स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे 23। यहाँ पर स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह यहाँ पास है। स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितने कितने घंटे हुए, ये नॉर्मल चीज आपको बताया गया। ठीक है, महिलाओं का काम और समानता क्या है? महिलाओं का काम और समानता, ये क्या होता है? वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी से क्या कहते हैं? वुमेन्स एंड इक्वलिटी। ठीक है, महिलाओं का काम और समानता। जैसे कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों का और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगे। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी बाड़ियां और बाल बाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रेच की सुविधा
देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ठीक है, इस तरह से आपको आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर, इसे क्या कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड केयर सेंटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा आपने बताया है कि जो सामाजिक आपकी इस चैप्टर का ये कहना है कि जब महिला और पुलिस में काम तो होता है, जो महिलाएं आप देखते हैं जो सुबह 5 बजे से लेके, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी लोग होंगी, सुबह 5 बजे से लेके जब तक आपकी रात के 12 बजे तब तक लगातार काम करते, फिर भी उनकी इज्जत नहीं होती है। हम नहीं करते उनकी इज्जत, इसीलिए हमें सबकी इज्जत एक बराबर करनी चाहिए। ठीक है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब एक समान है। तो खूब आगे बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और लोगों की इज्जत करते रहिए, सबसे बड़ी बात यह है, और लोगों की मदद करते रहिए। यही जीवन का असली सार है, बाकी जीवन कुछ नहीं है। आप कुछ लेके नहीं आते ना कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बीच में मोह माया चल रहा है, बस वही करेंगे आप। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे समाज की ओर अग्रसर रहिए। ठीक है, हमारी ये सीरीज चल रही है, जैसे कि एनसीईआरटी की पूरी सीरीज हमने आपसे वादा किया है कि पूरी एनसीईआरटीज जो होती हैं ऑल सब्जेक्ट, एक नया वादा के साथ हम आपके आ रहे हैं। सोशल साइंस के साथ साथ अभी सोशल साइंस की चल रही है, 1 महीने के अंदर अंदर सोशल साइंस सभी 6 से 12 तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके मैथ स्टार्ट कर देंगे, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा साइंस। इसलिए 6 से लेके 12 तक की पूरी आपकी एनसीईआरटी हम कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी। आप सिर्फ लगातार मेहनत करते रहिए। जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग नहीं जा सकते, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोचिंग आपको पढ़ना है इंदौर में, तो सिविलियन साला आप डालेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, जो आपकी इंदौर के वंदना नगर में आपकी खुली है। ठीक है, एडमिशन ओपन है, आप यहाँ आ सकते हैं कम से कम फीस में। जय हिंद, जय श्री राम।